कि इस बीच में कठुआ कांड हो चुका था और प्रधानमंत्री उस पे न केवल चुप थे, बीजेपी के लोगों ने उन आरोपियों को माला पहना के उनका जुलूस निकाला था। तो अगर महिला का काम बीजेपी में सिर्फ इतना है और वो देखते देखते मुझे सफोकेशन होने लगा। सावरकर के बारे में जो चीज मुझे सबसे ज्यादा जिसने मुझे उनके खिलाफ किया वो ये था कि वो कहते हैं बदला लेने का, दूसरे धर्म वालों से बदला लेने का ये तरीका है कि वो उनकी जाति के, उनके धर्म के लोगों की महिलाओं के साथ बलात्कार। पॉलिटिकली बहुत वाइब्रेंट समय में हम लोग हैं। ये एक ऐसा समय है जो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत कुछ बदल सकने की ताकत रखता है और बदलेगा भी। ये जो स्थिति है, इन तमाम स्थितियों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका स्टूडियो में। और मैं सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि ये जो स्थितियाँ हैं, इन स्थितियों में क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं, कांग्रेस पार्टी के जो सबसे बड़े नेता हैं राहुल गांधी, सदस्यता रद्द हो गई। अगर अपर कोर्ट फैसला नहीं बदलता है तो 6 सालों तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। मतलब 2024 का चुनाव भी गया जो लोकसभा के लिए होना है, और 2029 के चुनावों में भी काली बदली छाई रहेगी। कांग्रेस क्या कदम उठाएगी? धरने वगैरह तो चल रहे हैं, प्रदर्शन चल रहे हैं, क्या कुछ ठोस रणनीति भी बन रही है? क्या कुछ चल रहा है कांग्रेस के कैंप में? पहला फोकस तो इस बात पे है कि जो उस न्यायालय का निर्णय था उसके ऊपर अपील हो, तो कांग्रेस पहले तो वो प्रयास करेगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसा नहीं होने वाला है कि 6 साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबंधित हो जाएं। मैं पूरी तरह जानती हूं कि अंधेर नहीं है अभी भी, क्योंकि मैं जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ देखती हूं तो कई ऐसे जजमेंट हुए हैं जो हमें याद दिलाते हैं बार बार कि नहीं, लोकतंत्र भी बचा हुआ है। क्या आपको लगता है कि सच में विपक्ष को जितना कुछ करना चाहिए था वो विपक्ष कर पा रही है? क्योंकि अगर कर पा रही होती तो इलेक्टोरली इतना ज्यादा लॉस क्यों होता? विपक्ष कर रहा है। आपका ये कहना है कि बहुत ज्यादा एग्रेसिवली नहीं दिख रहा है, ऐसा भी नहीं है। जो भारत जोड़ो यात्रा थी वो अपने आप में एक जन आंदोलन था और उसमें सारे वही मुद्दे उठाए गए जो इस देश के मुद्दे हैं। लेकिन एक समय ऐसा होता है, और ये पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं हो रहा है, ये कई देशों में हुआ है, विश्व में कई बार। जहां जहां तानाशाह की रजीम आती है वहाँ बहुत सी चीज़ें एक साथ होती हैं, और उसमें से मास मीडिया पर प्रतिबंध की बात हो, पूरे विपक्ष के ऊपर से विश्वास एलिमिनेट कर देने की बात हो, एक सोसाइटी ऑफ नॉन बिलीवर्स बनाने की बात हो, इतिहास बदलने की बात हो, शिक्षा नीति पर काबिज होने की बात हो, या लोगों को इस सोच पर डालने की बात हो कि हमारा वर्चस्व खत्म हो जाएगा, कोई लोग आकर हमारे देश के प्रति साजिश करेंगे, तो ये हुआ है पहले। एक चीज और मैं कुछ प्लेटफॉर्म्स पे बोलना शुरू कर चुकी हूँ, आपसे भी कहती हूँ कि मैं जब गूगल पे कोई चीज सर्च करती हूँ पुरानी सरकारों के बारे में तो मुझे मिलती नहीं। तो सर्च पैटर्न में मैं बदलाव देख रही हूँ, ये मेरा अपना अनुभव है, शायद आपको भी होगा। तो ये जब सारा कुछ मास मीडिया कंट्रोल्ड हो जाता है तो इस तरह की चीजें होती हैं। विपक्ष अपनी जगह सक्रिय है, वो आंदोलन कर रहा है, लेकिन उसे मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा नहीं रहा है। अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ना हो तो विपक्ष क्या कर रहा है वो भी ना पता चले। लेकिन अच्छी बात यह है, मैं एक बस आखिरी बात ये कहना चाहती हूँ कि हमने अपने संचार माध्यम बढ़ाए हैं, हमने अपने सोशल मीडिया को एक्टिवेट किया है, और वही जो रीच दिखा रहा है उससे लोगों तक बात पहुंचेगी। मीडिया मैनेजमेंट की आपने बात कही, इसका मतलब जो विपक्षी पार्टी, अगर आपकी बात को सही मान लिया जाता है तो उसको बीजेपी से भी लड़ना है जो सत्ताधारी पार्टी है, और उसे मीडिया के उस तबके से भी लड़ना है। मतलब लड़ाई तो बहुत बड़ी है, दुश्मन जो सामने आपको दिख रहा है राजनीतिक वो बहुत बड़ा है। ऐसे में विपक्षियों के बीच एकता बहुत ज़रूरी है, वो एकता नहीं दिख रही है। बल्कि इतना बड़ा कदम उठा, तमाम पार्टियां साथ में आती दिखी, राजद ने भी समर्थन में ट्वीट किया, टीएमसी की तरफ से भी बोला गया, मोहित्रा ने ट्वीट किया, समाजवादी पार्टी ने बात की। लेकिन वीडी सावरकर की जब बात आई और राहुल गांधी लगातार उनसे क्योंकि माफ़ी मांगो का दबाव बन रहा है, राहुल गांधी कहते हैं कि मैं राहुल गांधी हूँ, राहुल सावरकर नहीं। तो जिस पार्टी के साथ मिलकर आप लोगों ने महाराष्ट्र में सरकार चलाई, उस पार्टी का ये कहना है कि विपक्षी एकता में दरार पड़ जाएगी। और सावरकर वर्सेस गांधी ये डिबेट तो चलता है, कांग्रेस जो है वो गांधीयन आइडियोलॉजी अपनाएगी। तो इस डिबेट के रहते हुए क्या आपको लगता है कि विपक्षी एकता कर पाने में आप लोग कामयाब हो पाएंगे? और अगर नहीं हो पाती है, एकता नहीं रहती है, तो कैसे लड़ेंगे आप पॉलिटिकली? मैं समझती हूँ केवल शिवसेना ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया है। तो मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगी कि मैं 10 साल आरएसएस के स्कूल सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ी हूँ, और मैंने विनायक दामोदर सावरकर का हमेशा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक तरह से उनको प्रतिष्ठित करते हुए देखा है।
और सावरकर के बारे में जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा, जिसने मुझे उनके खिलाफ किया, वो ये था कि वो कहते हैं बदला लेने का, दूसरे धर्म वालों से बदला लेने का ये तरीका है कि वो उनकी जाति के, उनके धर्म के लोगों की महिलाओं के साथ बलात्कार करें। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहता है तो निस्संदेह कांग्रेस या कोई भी ऐसी समझदार पार्टी जो कि इस देश की महिलाओं का सम्मान करती है, वो कांग्रेस की इस विचारधारा के खिलाफ नहीं जाना चाहिए उसे। आपने विनायक दामोदर सावरकर के बारे में जो बात अभी कही है, इसका कोई सोर्स है, मैं कोई बिल्कुल स्रोत आपको है? दिखा सकती हूँ। ये एक एग्जैक्टली ये पैरा 455 6 ग्लोरियस इपॉक ऑफ इंडियन हिस्ट्री वीडी सावरकर में लिखा हुआ है ये एग्जैक्टली। सावरकर पर इस डिस्कशन को मैं लिमिट नहीं कर देना चाहता हूं, और मैं पूछना ये चाहता हूं आपसे कि जो ये घटनाक्रम हुआ है, फिलहाल धरने चल रहे हैं, प्रदर्शन चल रहे हैं, किस हद तक ये जाएगा, आपको क्या लगता है? देखिए, अब ये वहां तक जाएगा जहां तक हम लोकतंत्र की पुनर्स्थापना नहीं करते, ये तो वहां तक चलेगा। ये और बात है कि कितना मीडिया स्पेस हमको मिलता है, लेकिन कांग्रेस अपनी तरफ से कल जो सत्याग्रह शुरू हुआ है राजघाट पर, वो अब खत्म होने पे नहीं आएगा और हम तब तक लड़ेंगे। एक तो पहली चीज तो ये कि जो राहुल गांधी के साथ हुआ है उसका न्याय मिले, और उसके बाद हम लोकतंत्र की पुनर्स्थापना करें, और उसके लिए हम सारे अपने जो दूसरे विपक्षी दल हैं जो लोकतंत्र का सम्मान करते हैं और जो संविधान की धारा के साथ में है, हम उनके साथ अपनी जो भी हम अपनी तरफ से हम भी हाथ बढ़ाएंगे, लेकिन उम्मीद ये करेंगे कि वो भी अपना हाथ बढ़ाएं। सभी लोग दो दो कदम बढ़ाएं, और ताकि विपक्षी एकता जो है वो कायम हो सके। एक सवाल मेरा ये बनता है मैम यहाँ पर कि हमने देखा जिग्नेश मेवाणी जो विधायक हैं गुजरात से, आपकी पार्टी के नेता हैं, उनको गुजरात से पकड़ा गया, पकड़ा असम पुलिस ने। जितने विपक्षी नेता हैं उन पे ईडी, सीबीआई, आईटी, इनकी रेड पड़ती रहती है। आरोप भी लगते हैं कि सरकार जो है जानबूझकर ये सब करवा रही है, और चुनाव जो उसकी टाइमिंग हम देखें तो लगता है कि कहीं ना कहीं इन आरोपों में दम तो है, जांच तो हो तो पता नहीं क्या निकल के सामने आए। तो क्या, और साथ में मीडिया मैनेजमेंट की आपने बहुत बात की, तो मीडिया ने परसेप्शन बिल्डिंग में तो बहुत बड़ा काम किया है और अब भी लगातार कर रही है। कई ऐसे कमेंट्स जो हैं वो दिखते हैं, कई ऐसे ट्विटर पे पोस्ट दिखते हैं जिसमें राहुल को राहुलुद्दीन खान कहा जाता है, जिसमें मनमोहन सिंह पे किसी भी तरह का आरोप लगा दिया जाता है। तो क्या कांग्रेस इस बारे में भी कुछ सोच रही है क्या कि जो लोग सीधे तौर पर मानहानि के मुकदमे के कारण 2 साल की सजा सुनाई गई राहुल गांधी को, तो जो मान की हानि कर रहे हैं उनके खिलाफ किसी तरह का कोई रणनीति बना रही है कांग्रेस, या सोच रही है इस दिशा में? अब आज आपने देखा होगा कि बीवी श्रीनिवास जी ने एक पत्रकार के ऊपर, तथाकथित पत्रकार के ऊपर उन्होंने एफआईआर की है, क्योंकि उसने इसी तरह से तथ्य बदलने की कोशिश की थी। तो वहां से शुरुआत हुई है, पर मैं समझती हूँ कि हर इस तरह से तो बीजेपी के ऊपर कम से कम 1 लाख कंप्लेन हो जाएंगी। इतने ज्यादा लोग हैं, इतनी ज्यादा उन्होंने भद्दी भाषा में बात की है, पर लोकतंत्र का ये मीनिंग नहीं होता। हमें देश में एक परंपरा हमारी थी कि जो उद्गार थे उसका सम्मान करते थे, और जो अब खत्म हो रहा है, तो कांग्रेस अपनी तई जो हो सकेगा वो जरूर करेगी। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि लोगों के दिमाग का परसेप्शन, लोगों को अपनी इंफॉर्मेशन बढ़ाने से ठीक होगा, वो केवल विपक्ष के करने से नहीं होगा। ऐसे समय में जब कांग्रेस खास तौर पर इलेक्टोरली बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, और तमाम जो कई कांग्रेस के नेता हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, अगर मैं करियर के हिसाब से कहूँ, राजनीति को अगर हम करियर माने, तो बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता था भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना। कांग्रेस में आने का डिसीजन क्यों लिया? ये कोई आपको कई बार ऐसा नहीं लगता कि यार गलत डिसीजन ले लिया? जब हम लोकतंत्र की जमीन पर खड़े होते हैं तो हमको सब एक जैसे लगते हैं, कोई भी पार्टी हो। आज हमको दिखने लगा है, लेकिन इसके पहले भारत इस कदर राजनीतिक कभी नहीं था कि परिवारों में लड़ाई हो जाए या राजनीति के कारण दोस्त हम एक दूसरे को छोड़ दें। तो मैं जिस समय अपनी सर्विस छोड़ के आना चाह रही थी, चूंकि मैं भारतीय मतलब जैसे मैंने कहा कि मैं आरएसएस के स्कूल में पढ़ी थी, तो मुझे लगा कि क्यों नहीं मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं। अंदर से मैं कब मतलब ऐसा मन में तो आया था एक बार? हाँ, नहीं, मैं पूरी बात कहूंगी आपसे, आप बिल्कुल, मैं उस कहने में कोई हिचक नहीं है, क्योंकि एक गलती जो मेरी हुई है और उसको अगर मैं आज कबूलती हूँ तो मैं उससे लोगों को समझ आएगी शायद ये बात। तो मैंने प्रधानमंत्री जी को एक चिट्ठी लिखी, मैंने कांग्रेस को भी चिट्ठी लिखी थी कि मैं पार्टी ज्वाइन करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे कोई रिस्पांस नहीं आया। लेकिन प्रधानमंत्री के ऑफिस से मुझे रिस्पांस आया और उन्होंने मुझे मिलने को बुला लिया। मैं वहां पहुंची तो 7वें आसमान पर नेचुरली, पर जब मैं वहां से निकली तो प्रधानमंत्री ने मुझसे कहा था कि आप राजनीति सीखिए, मेरी पार्टी के साथ काम करिए।
तो मैंने लगभग 40 दिन उनके पार्टी के साथ काम किया, एज अ प्रोफेशनल काम किया, बिना ज्वाइन किए। और पहले या दूसरे दिन ही मुझे लगा कि यहाँ महिलाओं की बहुत विकट स्थिति है, क्योंकि महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्षा बड़ी निरीह स्थिति में मुझे दिखी। किस तरह की स्थिति? वो ऐसी स्थिति थी कि नॉर्मल एक सांसद जो कि भारतीय जनता पार्टी के इंचार्ज थे उस समय उस स्टेट में, उनके सामने जब वो बैठी थी तो उनका बॉडी लैंग्वेज में कंधे झुके हुए थे और सारा कुछ उनको आदेश उस सांसद से मिल रहा था जो उनसे उम्र में भी छोटे थे और नेचुरली राजनीतिक एक्सपीरियंस में तो बहुत कम थे। वो 40 साल की उनकी उसमें बीजेपी में रही है वो, और वो बीजेपी के भिन्न भिन्न पदों पर रही थी। और उनको मैंने 2-3 बार रोते हुए देखा कि उनका राज्यसभा भरने का राज्यसभा का पर्चा कईयों बार हटवा लिया गया। तब मुझे समझ में आ गया कि ये महिलाएं इस कदर बुरे हालत में हैं। और फिर मैंने देखा कि वो घर घर जाके कमल मेहंदी लगाने के अभियान में उनको लगा दिया गया कि महिलाओं के हाथ में कमल बनाओ। तो अगर महिला का काम बीजेपी में सिर्फ इतना है, और वो देखते देखते मुझे सफोकेशन होने लगा, और मैंने किसी तरह तो वो 38 दिन वहाँ बिताए और एज अ प्रोफेशनल बिताए। मैं कॉल सेंटर की टीम को एनर्जाइज करती थी, टीम बिल्डिंग हमारा काम होता है आर्म फोर्सेस का, वही किया मैंने। लेकिन आगे चल के 2018 में जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अपनी पार्टी के मुख्य कार्यकारिणी में विशेष आमंत्रित सदस्य का न्योता दिया, तो मैंने उन्हें मना कर दिया। मैं कर चुकी हूँ ये, क्योंकि इस बीच में कठुआ कांड हो चुका था और प्रधानमंत्री उस पर न केवल चुप थे, बीजेपी के लोगों ने उन आरोपियों को माला पहना के उनका जुलूस निकाला था। और उसके बाद मैं समझ गई कि ये जगह बिल्कुल ठीक। महिलाओं की स्थिति की आपने जिक्र किया और बड़ा ये गंभीर मामला है। मुझे लगता है शायद पहली बार कोई इस तरीके से इस पर बोल रहा होगा। यति नरसिंहानंद का नाम आपने सुना होगा। वो जिस तरीके का आरोप लगाते हैं महिलाओं की स्थिति का, कि महिलाएं अगर पॉलिटिकली ग्रो करती हैं तो बहुत कुछ आगे पीछे सोचने की बात है, तो क्या उन आरोपों में दम लगता है? वो बातें बिल्कुल सही हैं। अब देखिए बीजेपी में क्या होता है, कोई भी व्यक्ति का रहना, चाहे वो नेत्री हो या नेता हो, वो केवल एक रिप्लेसमेंट पार्ट की तरह होता है। उसे कभी भी हटा के एक किससे दूसरे को बदल दिया जाता है। नहीं तो कौन जानता था मनोहर लाल खट्टर कौन है, देशव्यापी नेता तो थे नहीं वो, पर वो संघ से आए तो उनको हटा दिया। खास तौर पे महिलाओं के लिए और भी विकट स्थिति है। आज हम देखते हैं 15-16 के कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन एक भी महिला अत्याचार पर मुंह नहीं खोलती। आपने देखा होगा, अभी कल परसों ही मेरी एक समय वो मेरी मित्र होती थी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। अब मैं ये जानती हूँ कि इसके बाद उनकी आवाज भी बंद हो जाएगी। तो जहाँ कांग्रेस एक तरफ महिलाओं को सच में सशक्तिकरण करती है, और ना केवल ऐसे, अपने संविधान में, अपने रेजोल्यूशंस में ये डालकर, अभी 85वें तो अधिवेशन जो हुआ है उसमें उन्होंने यही 50% आरक्षण महिलाओं के लिए किया है, और मनसा वाचा कर्मणा करेगी कांग्रेस ये। तो ये मुझे इसका भरोसा है, क्योंकि हमें जो परमानेंट कमीशन मिला था पहली बार, वो भी यूपीए की सरकार में ही मिला था। हमें जो पहली बार महिलाओं की एंट्री अदर देन मेडिकल ब्रांचेस में हुई थी, वो भी कांग्रेस के समय हुई थी। तो कांग्रेस रास्ते खोलती है और बीजेपी आगे बढ़ा के ऑर्नामेंटल वैल्यू तो करती है, लेकिन वो उनको सच में कोई अधिकार नहीं देती। और ग्राउंड पे उनके ना अधिकारों की रक्षा होती है ना उनके सम्मान की रक्षा होती है। स्थितियों पे हमने बातचीत की और पार्टीज के ऊपर भी बहुत बातचीत की। चुनावों का साल है ये, और बहुत मेजर स्टेट्स में चुनाव है। मध्य प्रदेश इज गोइंग इनटू द पोल, राजस्थान इज गोइंग इनटू द पोल, छत्तीसगढ़ इज गोइंग इनटू द पोल। क्या लगता है आपको इन स्थितियों के बीच, और मीडिया मैनेजमेंट का आपने जिक्र किया, तो ये तमाम जो चारों तरफ से जो स्थितियां निर्मित हो रही हैं, क्या लगता है कांग्रेस बढ़िया पोल कर पाएगी, बढ़िया परफॉर्म कर पाएगी? कैसे देखती हैं आप इन चुनावों को? मैं समझती हूँ छत्तीसगढ़ के बारे में तो मैं आपको सीधे सीधे कह सकती हूँ कि वहाँ पर कांग्रेस रिपीट हो रही है सरकार, क्योंकि किसानों के ऊपर सबसे ज़्यादा काम हुआ है। और ऐसा काम हुआ है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हीं को पूल इन करके और लोगों को वापस मिला है। तो किसान वहाँ का लाभ में है, वहाँ बहुत अच्छा एमएसपी मिलता है, और जो दूसरे मोटे अनाज हैं उनके किसानों को भी बहुत अच्छा मिला है, और जो गौपालक हैं उन तक के लिए सरकार ने बहुत कुछ किया है। तो ये सारी चीजें लोगों को दिखती हैं। हम जनता को थोड़े समय के लिए भ्रम में डाल सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ सकते कि हमारे देश की जनता, जिसने परंपरा से लोकतंत्र देखा है, वो समझती नहीं। आखिरी सवाल मैं ये लेना चाहूंगा कि वही बात, राहुल गांधी सदस्यता गए और कांग्रेस का मेन जो अभी बैटल है, या मेन जो सोच के केंद्र में चीज होगी, वो यही होगी। तो इस सोच के केंद्र में जब आपको उलझा दिया गया है, पूरी पार्टी को फंसा दिया गया है, तो चुनावी तैयारियां जो होनी चाहिए उस पर असर तो नहीं पड़ेगा, डेंट तो नहीं पड़ेगा?
जिस दिन राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द हुई उसी दिन अगर आपने देखा हो तो कर्नाटक के हमारे जो विधायक के उम्मीदवार हैं उनकी लिस्ट निकली। तो ये दो अलग अलग जगह हैं। कांग्रेस में बहुत अच्छा एक सिस्टम है, एक संविधान है कांग्रेस का, और उसके हिसाब से सबकी जिम्मेदारियां बांटी गई हैं। तो हमारा इलेक्टोरल जो है प्रोसेस वो अलग चल रहा है और उसकी हम ध्यान रख रहे हैं। और दूसरी तरफ ये सत्याग्रह करने का काम है, तो इसको अलग टीम देख रही है और हम उस पर भी लगे हुए हैं। ये बिल्कुल एक बहुत साफ सी बात है कि कांग्रेस के सत्याग्रह अब नहीं रुकेंगे और जब तक लोकतंत्र की बहाली नहीं होती हम सब भी लड़ते रहेंगे। कांग्रेस के सत्याग्रह नहीं रुकेंगे। इलेक्टोरल कॉन्टेस्ट करने के लिए, इलेक्टोरल फाइट के लिए एक टीम लगी हुई है। पैरेलली सत्याग्रह भी चलता रहेगा। मीडिया मैनेजमेंट के सवाल पे इन्होंने कहा कि जो वोटर्स हैं उनको भी अपनी समझदारी बढ़ानी पड़ेगी, उनको भी इंफॉर्मेशंस जो हैं वो गैदर करने पड़ेंगे। तमाम स्थितियों पर बड़ी बेबाक बातचीत रखी। विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी ने बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमसे बातचीत करने के लिए।